अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। कल वाली अप्रोच का एक बहुत ही क्विक सा रिव्यू। डेफर्ड टैक्स पीएनएल अप्रोच ये थी कि ऐसी इनकम्स और एक्सपेंसेस की आइटम्स जिनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट में टाइमिंग का फर्क है, उनका टैक्स किसी और पीरियड में चला जाता है लेकिन एक्सपेंस इनकम किसी और पीरियड में आ रहे होते हैं, तो उनका वो पीरियड मैच कराना ये डेफर्ड टैक्स है। चूंकि एक्सपेंसेस और इनकम्स की हम फिगर्स लेते हैं फॉर द ईयर, तो डिफरेंस भी आता है फॉर द ईयर और रेट लग के आंसर भी डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर आता है। IAS 12 की अप्रोच ये थी कि जो हम अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो एक्सपेंसेस इनकम्स की बजाय एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए, और एसेट्स और लायबिलिटीज की अकाउंटिंग फिगर, एसेट्स की अकाउंटिंग फिगर कैरिंग अमाउंट, टैक्स की अकाउंटिंग फिगर जो एसेट्स की टैक्स फिगर टैक्स बेस, इसी तरह से लायबिलिटीज भी हैं। चूंकि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस ईयर एंड की फिगर्स हैं, तो जो उनमें डिफरेंस आएगा वो भी क्यूमुलेटेड डिफरेंस होगा और उस पर जब रेट लगेगा तो वो भी डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा और फिर ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस से फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकलेगा। ये कल मैंने बात यहां पर खत्म की थी और टैक्स बेसिस बताई थी और वो मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला, मैं बिल्कुल भूल गया। अगर एक प्लांट जिसकी कॉस्ट 3000 है और ये ईयर 1 में डेप्रिशिएट हुआ 800, जबकि टैक्स वालों के मुताबिक 1200, बाकी रह गया 2200, ये बाकी रह गया 1800। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में कितना डिफरेंस आ रहा है? 400 का। इस डिफरेंस के दो में से एक नाम है, एक होता है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और एक होता है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये उनमें से कौन सा है, चलो समझ आना तो बात की बात है, पहले तो रट्टा लगा लें और रट्टा ये लगा लें कि आप पेज नंबर 3 पे आए। पेज नंबर 3 के तकरीबन मिड में एक मैंने डब्बा बनाया हुआ है कि आप ये कैसे याद रखेंगे कि टैक्सेबल डिफरेंस है कि डिडक्टेबल डिफरेंस है, क्योंकि टैक्सेबल डिफरेंस का कुछ और करना होता है, डिडक्टेबल का कुछ और करना होता है। वो आप ऐसे याद रखेंगे कि अभी मैंने इस वक्त सामने जो मिसाल लिखी है ये एसेट है, पीपी। अगर एसेट्स में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर कर रहे होंगे और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा होगी तो वो डिफरेंस टैक्सेबल डिफरेंस है। जैसे अभी इस वक्त कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो ये 400 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। इसको टेम्परेरी क्यों कहते हैं उस पर भी करते हैं बात। और अगर ये 2200 की जगह 1200 होता और अब ये जो 600 का डिफरेंस है, टैक्स बेस ज्यादा है तो इसको डिडक्टेबल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन जब लायबिलिटीज की बात कर रहे होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, इसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है 3000 और टैक्स बेस इसकी 0 होती है, ये कल बताई थी। तो अब जो डिफरेंस है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है, तो ये जो 3000 का डिफरेंस है ये चूंकि एक लायबिलिटी की बात हो रही है, तो लायबिलिटी पे अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो उस डिफरेंस को डिडक्टेबल डिफरेंस कहते हैं। ये आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल है लेकिन सवाल में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, आप रट्टा लगाएंगे। तो एसेट्स पे जब डिफरेंस ले रहे हैं तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो टैक्सेबल डिफरेंस है, टैक्स बेस ज्यादा है तो डिडक्टेबल डिफरेंस है। लायबिलिटीज पर डिफरेंस देख रहे हैं तो टैक्स बेस ज्यादा है तो टैक्सेबल डिफरेंस है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डिडक्टेबल डिफरेंस है। मैंने कल एक मिसाल लिखी थी एक मशीन की, जिसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी 15,000
और टैक्स डेप्रिसिएशन थी, कुछ याद है? 21 थी पहले। नहीं, हाँ ठीक है, 21 थी, फिर 17 थी और फिर 7 थी। ये मैंने कल एक मिसाल दी थी जिससे डेफर्ड टैक्स समझाया था। कल जब इसको सॉल्व किया था तो वो सॉल्व ऐसे किया था कि इनके डिफरेंस के ऊपर रेट लगाया था। कल ये ऐसे किया था, कल इस तरह किया था। लेकिन जब इसको बैलेंस शीट अप्रोच से करेंगे तो वो कुछ इस तरह से करेंगे कि हम कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करेंगे। 45,000 का एसेट पहले साल 15,000 डेप्रिशिएट हो गया, कैरिंग अमाउंट कितनी रहेगी? 30,000। फिर अगले साल 15,000 और डेप्रिशिएट हो गया, 15,000 रह गई। फिर अगले साल 15,000 और डेप्रिशिएट हो गया, खत्म हो गया। 45,000 के एसेट टैक्स पर्पसेस के लिए पहले साल 21,000 की डिडक्शन मिल गई, बाकी कितना रह गया? 24,000। ये टैक्स बेस है। अगले साल 17 की और डिडक्शन मिल गई, 7 रह गया। तीसरे साल वो भी मिल गई, खत्म हो गया। चूंकि ये एक्सरसाइज हर साल के एंड पे हो रही है, कैरिंग अमाउंट टैक्स पे साल के एंड की। ईयर 1 में डिफरेंस था 6,000, ईयर 2 में डिफरेंस ये बढ़ के हो गया 8,000 और ईयर 3 में डिफरेंस खत्म हो गया, इसलिए इसको टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। पेज यही वाला 3 या 2 जो भी है, 3, पेज 3 के टॉप पे टेम्परेरी डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस होता है एसेट्स या लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क। टेम्परेरी क्यों है? खत्म हो गया, इसलिए टेम्परेरी है। अब या तो ये टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है, तो अभी क्या रट्टा लगाया? अगर एसेट्स की बात हो रही है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो टैक्सेबल डिफरेंस है, अगर टैक्स बेस ज्यादा होती तो डिडक्टेबल डिफरेंस होता। टैक्सेबल क्यों है? बस वैसे ही बता रहा हूं नॉलेज के लिए, वरना सवाल के लिए वो काफी है। ये डिफरेंस 6,000 का क्यों आया है? क्योंकि पहले साल हमने एक्सपेंस माना 15,000, जबकि टैक्स वालों ने 21,000 की डिडक्शन दे दी, टैक्स वालों ने 6,000 ज्यादा की डिडक्शन दे दी। तो ये को खास कर्म किया टैक्स वालों ने? नहीं, अगले ईयर में पूरी कर देंगे। तो हमें इस साल टैक्स की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल गई, उससे टैक्स, करंट टैक्स ज्यादा पड़ा कम पड़ा? कम पड़ा। लेकिन कल को टैक्स वाले जब अपनी कसर पूरी करेंगे तो फिर टैक्स ज्यादा पड़ेगा। तो जो आज का 6,000 का फर्क है, कल को इस पे टैक्स लग जाना है, कल को 6,000 पे टैक्स ज्यादा लगना है फिर, क्योंकि हम एक्सपेंस मान रहे होंगे ज्यादा, टैक्स वाले दे रहे होंगे कम, तो फिर टैक्स प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा ना कल को। तो आज का जो 6,000 का फर्क है, आज तो ऐशी हो गई है। ऐशी कैसे हो गई? ज्यादा डिडक्शन मिल गई, टैक्स बचत हो गई, लेकिन कल को नहीं मिलेगी डिडक्शन, तो कल को इसके टैक्स पड़ जाना है इस पे। तो ये आज का ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से कल को टैक्स प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। और अगर टैक्स कल को ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हमें आज एक ऐसा फायदा हो चुका जिसकी सजा कल मिलेगी, कल हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए हम एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नाम की चीज बनाते हैं। तो इस डिफरेंस पे जब रेट लगेगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नाम की चीज बनेगी, क्योंकि ये एक टैक्सेबल डिफरेंस है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और हमें इसकी वजह से कल को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो हम एक लायबिलिटी नाम की चीज बना लेते हैं। इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। रेट 30% था शायद, या 25% था? 25% था। 1500, 2000, 0। और चूंकि ये क्लोजिंग बैलेंस निकला है, तो पहले साल में ईयर 1 क्लोजिंग इतना है, लायबिलिटी का क्लोजिंग इतना है, और पहला साल है इसलिए ओपनिंग कोई नहीं था, तो जो डिफरेंस है वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। और जब ये सवाल मैंने यही वाली मिसाल कल पीएनएल मेथड से बताई थी, जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो उसमें पहले साल में 1500 ही लिखा हुआ था। फिर दूसरे साल जब ये पहले वाला क्लोजिंग इधर ओपनिंग बन जाएगा और दूसरे साल का क्लोजिंग 2000,
अब जो इनका डिफरेंस है यहां, वो अगेन 500 रुपए का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। ये जब मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था तो 500 ही था। और तीसरे साल जब ये सीडी डीडी बन जाएगा और सीडी कोई नहीं है, तो ये बैलेंस करने से इस साइड पे निकलेगा और ये फिर एक नेगेटिव टैक्स एक्सपेंस बनेगा। तो यही मिसाल जब मैंने कल कॉन्सेप्ट सिखा रहा था तो यही फिगर्स निकली थी। तब जो फिगर्स निकाली थी वो इन पे रेट लगा के निकाली थी। तब हम डिफरेंस किसका ले रहे थे? फॉर द ईयर अकाउंटिंग फिगर, फॉर द ईयर टैक्स फिगर। अब डिफरेंस किसका ले रहे हैं? क्लोजिंग अकाउंटिंग फिगर और क्लोजिंग टैक्स फिगर। तो जब डिफरेंस फॉर द ईयर पे ले रहे थे तो रेट लग के जो आंसर आ रहा था वो भी डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर था। लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंसेस पे डिफरेंस ले रहे हैं और उस डिफरेंस पे रेट लगा रहे हैं तो फिर रेट लग के आंसर भी क्लोजिंग आ रहा है। और क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस लेंगे तो टैक्स एक्सपेंस की फिगर निकलेगी। ये IAS 12 की अप्रोच है। अकाउंटिंग में जो 6000 जी जी, हमने तो इसको एडजस्ट कर लिया, यानी हमने एडजस्ट कर लेने से क्या मुराद है? हम तो ये नहीं कह रहे ना कि आगे जाके टैक्सेशन होगी इसकी, हम तो कह रहे हैं इसी पीरियड में होगी। जी बिल्कुल। सुस्टेनेबिलिटी किस बात की बना रही? क्योंकि आज हमें टैक्स नहीं देना पड़ा। अकाउंटिंग के मुताबिक तो नहीं, एक्चुअली कैश हमें नहीं देना पड़ा ना, आज बचत हो गई। कल को कैश ज्यादा देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा लायबिलिटी, लेकिन चूंकि वो भी ऑफिशियली नहीं हुआ तो इसलिए ऑफिशियल पेबल की बजाय डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है। हमें कल को करंट टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। आज की जो ऐशी हो गई कल को ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो जो कल को ज्यादा देना पड़ेगा हम आज लायबिलिटी बना लेते हैं। एक्सपेंस बना लिया, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बना लिया, ठीक है। कल को करंट टैक्स पड़ जाना है, इसको इस मिसाल की बजाय ना अगर चेंज आ जाएगा उसकी वजह है, डेफिनेट चेंज आएगा उसकी वजह। पहली मिसाल मैंने ली थी, नोट छोड़ तो कुछ नहीं किया होगा कल नहीं। अच्छा चलो, जो भी मिसाल थी, हमने ईयर 1 में एक रेंट इनकम नहीं, हमने उसको माना था ईयर 2 में, हमने ईयर 2 में माना था। हमारे मुताबिक टैक्स ईयर 2 में लगना चाहिए था, लेकिन टैक्स वालों ने उसको ईयर 1 में टैक्स कर दिया था। बल्कि ये तो एसेट की मिसाल बन जाएगी। ऐसे कर लेते हैं, ईयर 1 में एक इनकम थी जो ईयर 1 में रिसीव नहीं हुई थी, रिसीव हुई जाके वो दूसरे साल में, तो टैक्स वाले उस पर टैक्स अगले साल लगाएंगे, इस साल नहीं लगाया। 30% टैक्स रेट है। टैक्स वालों ने इस साल उसको एक्सपेंस नहीं माना, यानी इस साल का करंट टैक्स कितना आया? 0। अगले साल वो मानेंगे, लेकिन हम चूंकि इस साल उसको इनकम मान चुके तो उसका टैक्स एक्सपेंस इस साल बनना चाहिए था, तो करंट ना सही हम डेफर्ड टैक्स के नाम से बना लेते हैं 6000। अब हमने क्या किया, टैक्स एक्सपेंस बनाया और साथ एक टैक्स लायबिलिटी बना ली। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आज तो नहीं टैक्स देना पड़ा, लेकिन हम आज एक इनकम कमा चुके हैं, कल को टैक्स पड़ना ही पड़ना है उस पर, आज नहीं कल को देना पड़ जाएगा, तो इसलिए हमने अभी से उसकी लायबिलिटी बना ली। कल जब भरी हुई क्लासें होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट जल्दी आ जाता है तो वो आके एक तो खुद बैठेगा, एक चेयर पे एक रजिस्टर रखेगा, दूसरी सीट पे दूसरा रजिस्टर रखेगा, तो वो उसने सीट मल ली, यानी वो सीट भरी गई। और उसका दोस्त जब पहुंच जाएगा तो वो जो किताब रखी हुई थी उस किताब से उसका दोस्त रिप्लेस हो जाएगा, यानी वो अपनी तरफ से सीट मल चुका था। अब जो नया बंदा आ रहा है और ये जो यहां से किताब उठ रही है, वो सिर्फ एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं। सीट समझो पहले ही ऑक्युपाई हो गई। ऑफिशियली कब ऑक्युपाई हो रही है? जब दोस्त आ रहा है, नहीं ऑफिशियली जब दोस्त आ रहा है, लेकिन वो अनऑफिशियली पहले ही सीट मल चुका, तो हम लोग अनऑफिशियली सीट मल चुके।
हम कह रहे हैं कि टैक्स एक्सपेंस बनना चाहिए, हमने अनऑफिशियली किताब रख के सीट मल ली, ऑफिशियली अभी दोस्त नहीं पहुंचा, वो पहुंचेगा अगले साल, और अगले साल जब वो टैक्स करंट टैक्स के नाम से पड़ेगा तो वो जो डेफर्ड टैक्स हमने रखा हुआ था वो वापस उठा लेंगे, और लायबिलिटी जो बनाई थी वो रिवर्स करके यहां से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा। अब उससे नेट रिजल्ट क्या निकला, वो जो ऑफिशियली कल को टैक्स पड़ने वाला है हमने वो आज ही एक्सपेंस बना लिया, और जब कल को ऑफिशियली पड़ा तो नेट रिजल्ट उसका 0 हो गया। अब पूछो जो पूछ रहे हो। तो डेफर्ड टैक्स क्या करता है, डेफर्ड टैक्स ये करता है कि अपने दोस्त की जगह पहले रख लेता है, और जब कल को वो दोस्त आता है तो वो किताब उठा लेते हैं और दोस्त बैठ जाता है आके, लेकिन नेट रिजल्ट 0 की सीट तो पहले ही भरी हुई थी। तो डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर अकाउंटिंग में कुछ और है और टैक्स में कुछ और है, तो उस पर लॉजिकली डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए। लेकिन IAS 12 की अप्रोच एक्सपेंसेस के कंपैरिजन की बजाय एसेट्स और लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग बैलेंस का कंपैरिजन कर रही है। ये IAS 12 की अप्रोच है, और इसमें चूंकि डिफरेंस आया था 6000, कल को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर ली, लेकिन चूंकि ये क्लोजिंग बैलेंसेस थे तो ये लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस निकला है, और एक्सपेंस की फिगर ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस से पता चलेगी, इसलिए इसको टैक्सेबल डिफरेंस कहते हैं। दूसरी मिसाल जो मैंने कल दी थी, पहली इनफैक्ट वो पहली मिसाल ये थी कि हमने 2019 में कुछ रेंट रिसीव किया था, और टैक्स वालों ने उसको जो इनकम माना था 20,000 को वो 19 में माना था, क्योंकि हमने रेंट रिसीव 19 में किया था, जबकि हमारे नजदीक वो रेंट इनकम रिलेट कर रही थी 20 से। तो अकाउंटिंग फिगर 19 में 0 थी, टैक्स फिगर 20 थी। 2020 में टैक्स फिगर 0 थी, अकाउंटिंग फिगर 20 थी। तो कल मैंने जब ये सवाल एक्सपेंसेस इनकम वाले रास्ते से किया था, P&L अप्रोच कह लें उसको, तो इसका आंसर 6000 एक जगह पॉजिटिव और एक जगह 6000 नेगेटिव निकला था। अब मैं इसको IAS 12 वाली अप्रोच से करता हूं। 19 में कैश मिल गया, इनकम नहीं बनी, बैलेंस शीट आइटम कौन सी है? कैश मिल गया, इनकम नहीं बनी, एडवांस इनकम। तो ये एडवांस इनकम के नाम से एक बैलेंस शीट आइटम आ गई। 2019 में ये हमारी बुक्स में कितनी लायबिलिटी आ रही है? 20,000। तो किसकी कैरिंग अमाउंट हो गई 20,000, और चूंकि 2020 में इसको इनकम अर्न कर लिया तो ये खत्म हो गई। और वो एक्रूड इनकम, वो एडवांस इनकम, वो प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्रूड एक्सपेंस जिसके रिलेटेड एक्सपेंस इनकम की टैक्सेशन कैश बेसिस पे हो, उसकी टैक्स बेस 0 होती है। तो इसकी टैक्स बेस 19 में भी 0 और यहां भी 0। डिफरेंस आ गया 20, डिफरेंस आ गया 0। टैक्सेबल डिफरेंस के डिडक्टेबल डिफरेंस, डिडक्टेबल डिफरेंस, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हो और कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो वो डिडक्टेबल डिफरेंस है। इसको डिडक्टेबल डिफरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि आज जो 20,000 का फर्क आया है, ये फर्क क्यों आया? हमने आज इनकम नहीं माना, टैक्स वालों ने आज ही इनकम कह के टैक्स लगा दिया, दर्द हुई, तकलीफ हुई, बुरा लगा, लेकिन कल फायदा हो जाएगा। कल कैसे फायदा हो जाएगा? कल वो नहीं, हम इनकम मान रहे होंगे लेकिन वो टैक्स नहीं लगा रहे होंगे। तो कल हम जब अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से 20,000 माइनस कर दिया जाएगा, माइनस किया जाएगा, यानी डिडक्शन मिल जाएगी ना। तो आज एक फर्क आया है जिससे कल को डिडक्शन मिल जाएगी, तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। फायदा होगा कल को कि नुकसान होगा? फायदा होगा। तो जिससे हमें कल को फायदा होता है वो हमारा एसेट होता है, तो हम इसके अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेंगे।
टैक्स रेट शायद 30% था, 6000 और 0। चूंकि एसेट है तो जब इसका अकाउंट बना पहले साल में बीडी कोई नहीं था क्योंकि पहला साल है, सीडी 6000 है, एसेट है इसलिए इस साइड पे, और जब इसको बैलेंस करेंगे तो इस साइड पे टैक्स एक्सपेंस जो कि एक नेगेटिव एक्सपेंस निकलेगा। अच्छा, डिफरेंस था, खत्म हो गया, टेम्परेरी डिफरेंस। तो चाहे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो चाहे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो, है वो टेम्परेरी डिफरेंस क्योंकि खत्म हो जाएगा। टैक्सेबल क्यों कहते हैं, डिडक्टेबल क्यों कहते हैं, ये समझाया है, बस इससे ज्यादा नहीं समझा रहा, अब रटा ही है आगे। एसेट्स के लिए डिफरेंस देख रहे हैं तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो टैक्सेबल है, टैक्स बेस ज्यादा है तो डिडक्टेबल है। लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डिडक्टेबल है, टैक्स बेस ज्यादा है तो टैक्सेबल है, और उसका रीजन है, लेकिन बस याद रख लें। दूसरे साल में ये डीटीए का सीडी बैलेंस बीडी बन गया, और चूंकि अगला सीडी 0 रखना है तो ये 0। अब इसको बैलेंस करेंगे तो इस साइड पे 6000 आ जाएगा। अब ये हमारा एक पॉजिटिव टैक्स एक्सपेंस है, इसकी डबल एंट्री भी यही नजर आ रही है, डेफर टैक्स एसेट क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स एसेट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। इसी तरह से टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, डेफर टैक्स लायबिलिटी डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो चाहे डेफर टैक्स एसेट हो चाहे डेफर टैक्स लायबिलिटी हो, दूसरा इफेक्ट उसका टैक्स एक्सपेंस में जा रहा है फिलहाल, भी कुछ देर बाद कहीं और भी जाएगा। इस पे डेफर टैक्स एसेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कल को फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि कल जब हम इनकम असल में अर्न करेंगे तो टैक्स कोई नहीं पड़ेगा। इसी तरह से टैक्स में हमें कुछ और फायदे भी हो सकते हैं, जिनमें से एक फायदा होता है कैरी फॉरवर्ड लॉस का। जैसे 2020 में अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू किया और टैक्स प्रॉफिट की जगह टैक्स लॉस आ गया, करंट टैक्स पड़ेगा नहीं। और क्या सुलूक होगा इसके साथ, ये अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो आज का हुआ तो लॉस है, करंट टैक्स नहीं पड़ा, और कल को ये हमें फायदा भी देगा। कैसे फायदा देगा, जब 2021 के अंदर टैक्स प्रॉफिट 10,000 आया होगा तो उस पर करंट टैक्स लग जाएगा नहीं, पहले 6 माइनस होगा। तो जो आज का हमारा बिजनेस लॉस कर गया, कल इससे फायदा होने जा रहा है, तो हमें इससे कल को टैक्स में बचत होने जा रही है ना, तो इस पे भी डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। ऑफिशियली हो चुकी है अभी बचत ऑफिशियली हो चुकी है नहीं, कल होगी ना, अभी ये कैरी फॉरवर्ड है, इससे अभी बचत हो गई है या कल होगी, कल अभी तो नहीं ना हुई, लेकिन लॉस फॉर द ईयर तो 20 का है, 20 मतलब 2020 है, ये फॉर द ईयर 2020 लॉस। अभी ऑफिशियली इसने टैक्स बचा दिया है, ऑफिशियली कल बचा के देगा, लेकिन जो कि लॉस है फॉर द ईयर 2020, तो टैक्स की बचत भी 2020 में आनी चाहिए। तो वो तभी आ सकेगी जब हम लोग डीटीए डेबिट करेंगे और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे। तो अगर कैरी फॉरवर्ड लॉस बन गया जिस पे ऑफिशियली बचत तो अगले साल में आनी है, लेकिन चूंकि लॉस फॉर द ईयर 2020 है तो उस पे बचत भी हमें अभी ही नजर आनी चाहिए, तो इसलिए इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है। तो अगले साल फिर लॉस आ जाएगा तो दोबारा से एसेट बना लेंगे, मतलब अगले 4-5 साल तक लॉस ही आ जाए, बनाते जाएंगे एसेट। मतलब ये जो लॉसेस होते हैं ये एक्सपायर नहीं होते, अगर एक्सपायर हो गए तो फिर रुक जाएंगे, अगर एक्सपायर हो रहे हैं तो फिर रुक जाएंगे, वो भी बात करता हूं। तो डेफर्ड टैक्स एसेट हमें फायदा नजर आ रहा है तो बना रहे हैं। एक फायदा नजर आ रहा है डिडक्टेबल डिफरेंस होने की वजह से, दूसरा फायदा नजर आ रहा है
कैरिड फॉरवर्ड लॉस होने की वजह से। तीसरा फायदा होता है अगर हमें कोई टैक्स क्रेडिट मिला, यानी अगर 2020 में टैक्स प्रॉफिट ही बना था 25,000 का, और जब इसके ऊपर टैक्स रेट लगाया गया 40%, तो वो आ गया 10,000। लेकिन हमने कुछ नेकियां की हुई थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने हमें क्रेडिट्स दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको हम इस साल के टैक्स में से 12,000 छोड़ देते हैं। तो 12,000 छोड़ भी देगा तो हमने तो देना ही 10 था। तो वो जो 12,000 छोड़ा, अगर तो गवर्नमेंट ने कहा था कि ये टैक्स क्रेडिट बस सिर्फ फॉर द ईयर है, जो कि पाकिस्तान में ज्यादातर फॉर द ईयर ही होता है जहां तक मुझे याद पड़ता है। चले खैर टैक्स के लॉ डिटेल में नहीं जाते। ये जो 10,000 हमारा बना, ये कौन सा टैक्स बना? ये करंट के डेफर्ड? करंट। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको हम इस टैक्स में छूट दे देते हैं, टैक्स क्रेडिट किसी वजह से ही होगा, कुछ काम किए होते हैं, कुछ सेक्शन है कि गवर्नमेंट हमें उसके इनाम में टैक्स छोड़ रही होती है, लेकिन वो टैक्स की छूट हमें 12,000 मिल रही है। तो हम पूरे 12,000 का फायदा ले पा रहे हैं? नहीं। अगर हमें सिर्फ वो 10,000 भी टैक्स छोड़ते तो भी हम यही फायदा लेते हैं ना। तो 12,000 हमें जब क्रेडिट मिल रहा है तो उस बाकी 2,000 का क्या करना है? अगर तो पाकिस्तान का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, अगर तो गवर्नमेंट ने यह कहा है कि इस साल जितना फायदा ले सको, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये फायदे के एतबार से वही चीज बन गई जो अभी कैरी फॉरवर्ड लॉस की बात की थी। तो इस पे भी फायदा होने जा रहा है ना। ये फायदा ऑफिशियली कब होगा? अगले साल। लेकिन हमें इस साल 12,000 का मिल गया ना क्रेडिट, तो हम अभी से इस फायदे को अपनी इनकम बनाएंगे, और हम अभी से डेफर्ड टैक्स एसेट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 2,000। तो डेफर्ड टैक्स एसेट फिर बन रहा है 3 चीजों के ऊपर: डिडक्टेबल डिफरेंस, कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस और कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट। तो 4 बातें कर दी मैंने आज। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज, मैंने मिसाल एसेट की दी थी, टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है ईयर एंड पे, तो उस पे रेट लगा के डेफर्ड टैक्स नाम की लायबिलिटी क्रिएट होगी, और वो भी उसका सीडी बैलेंस होगा। क्यों सीडी बैलेंस होगा? क्योंकि जो डिफरेंस है वो भी क्लोजिंग्स के डिफरेंस है, तो इसलिए वो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। लायबिलिटी क्यों है वो मैंने बात की थी कि टैक्सेबल डिफरेंस है, कल को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, लायबिलिटी। दूसरी बात ये की कि अगर हमें आज कोई डिडक्शन नहीं मिली या फालतू में टैक्स पड़ गया तो दुख हुआ, लेकिन कल फायदा हो जाएगा, तो वो हमारा डिडक्टेबल डिफरेंस आया, कल को मिल जाएगी डिडक्शन, फायदा होगा, तो उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया। तो एक डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है डिडक्टेबल डिफरेंस। चूंकि ये पुरानी बातें कर रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, मैं बस बता रहा हूं, कैफ में इतनी जल्दी नहीं फड़काता मैं इसको, अभी टाइम नहीं है। मानते हैं ना इस बात को? अगर कोई मसला है तो आप पुराने नोट्स खोलें और उसको तफसील से करें। मैंने इसलिए लॉगिन दिया था आपको, 2 महीने दिए रखा है वो लॉगिन। सुने लेक्चर के? नहीं सुने? आपने सुने थे कोई? मुझे वो सारे याद। अरे वाह, जबरदस्त। मैंने वो नोट्स बनाए थे। तो अगर आपको इसमें ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूं ना, ये रॉ दिमाग से नहीं हो रही बातें। कैफ 7 में अगर ये बातें मैं ऐसी फ्लो में करना शुरू कर दूंगा तो बच्चे उल्टियां करनी शुरू कर देंगे। ये रॉ दिमाग से नहीं हो रही बात, ये ISI दिमाग से बात हो रही है। आपने ये सब पढ़ा हुआ है, अगर आपको मसला है तो आप वो रिवाइज करें, क्योंकि मैं ये FAR2 की चीजें इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं बता सारा कुछ रहा हूं, लेकिन जो बातें कर रहा हूं ना, ये करने के लिए FAR2 की क्लास में 7-8 क्लासें लग चुकी होती। ये जो मैंने भी पिछले आधे घंटे में बात की है ना, ये FAR2 में कम से कम 2 क्लासों में होती है। तो इसलिए आपने जो पढ़ा हुआ है, अगर आपको बिल्कुल भूल गया तो आप खुद ही रिवाइज करें। मैंने पढ़ी थी सर, हैं? अभी पढ़ी थी ना? नहीं, वो अगला डाली। तो डेफर्ड टैक्स एसेट 3 बातों पे बना रहे हैं हम: डिडक्टेबल डिफरेंस, कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉस और कैरिड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट। चले नोट्स में आए और पेज नंबर 6, पेज नंबर 6।
एक हेडिंग है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की और कुछ लाइनें छोड़ के एक हेडिंग है डेफर्ड टैक्स एसेट की। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में यही बात की हुई है कि अगर टैक्सेबल डिफरेंस होगा, टैक्सेबल डिफरेंस, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। लेकिन जो एक्सेप्ट के बाद ए और बी लिखा हुआ है वो अभी नहीं समझाया, वो अभी करनी है डिस्कशन। अगर एक्सेप्ट वाली बात छोड़ दें तो पहली लाइन मैंने आपको बता दी कि अगर टैक्सेबल डिफरेंस होगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। और उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट, इसमें भी नंबर 1, 2, 3 यही 3 बातें की हैं। एक डिडक्टेबल डिफरेंस, नंबर 2 कैरिड फॉरवर्ड लॉस, नंबर 3 कैरिड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट। और नंबर 1 में ये जो एक्सेप्शन के साथ ए और बी लिखा है ये भी अभी नहीं बताया। और डेफर्ड टैक्स एसेट 3 के नीचे जो पैराग्राफ है वो समझें। अब हम इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बना रहे हैं? लॉस पे, डिडक्टेबल पे क्यों बना रहे हैं? कल क्या फायदा होगा? कल टैक्स बचाएगा ना, टैक्स पढ़ना होगा तो बचाएगा ना। अगर हमारे हालात इतने पतले हैं कि हमें अगले 4, 5, 6, 8, 10 साल लॉसेस से निकलने ही की उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो ये हमें क्या टैक्स बचा देगा? ये टैक्स क्रेडिट है 2000। मुझे लीगल डिटेल नहीं पता, मिसाल के तौर पे हम इससे 5 साल तक कैरी कर सकते हैं अगर, और हमें अगले ईयर्स में नजर ही नहीं आ रहा कि टैक्स पड़ेगा, क्योंकि हम अगले ईयर्स में भी समझते हैं लॉसेस में ही जाएंगे, तो इसका फायदा ले पाएंगे? नहीं। तो जब इसका फायदा लेने की हमें उम्मीद ही नहीं है तो फिर हम इसको अपना एसेट भी नहीं मानेंगे। यानी डेफर्ड टैक्स एसेट, चाहे वो डिडक्टेबल डिफरेंस पे बन रहा हो, चाहे वो कैरिड फॉरवर्ड लॉस पे बन रहा हो, चाहे वो कैरिड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट पे बन रहा हो, तभी एसेट बनेगा अगर हमें उम्मीद है कि कल को इससे फायदा उठा पाएंगे। अगर नहीं उम्मीद तो वो साइड पे कहीं कोने में डायरी पे लिख लेते हैं कि इतना है जो हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, अनरिकॉग्नाइज्ड कहेंगे उसको हम। वो डिडक्टेबल डिफरेंस, वो कैरिड फॉरवर्ड लॉस, वो कैरिड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट, जिस पे हम डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि कल को हमें उम्मीद नहीं है कि फायदा होगा। क्योंकि जब कल को देखे ना, आपको आके एक कोई बैंक वाला ऑफर करे कि जी आप ना आजकल लॉकर बड़े सस्ते मिल रहे हैं, तो आप हमसे लॉकर की ये लें चाबी, लॉकर आपका है, कल जब आपके पास करोड़ रुपए होंगे तो आप लॉकर में आके रख लेना, करोड़ों के जेवरात होंगे आप लॉकर में रख लेना। अब आपको चाबी दे दी बैंक ने कि लॉकर की चाबी आपके हवाले, लेकिन ये 5 साल तक है बस आपके पास। तो अगर 5 साल तक हमारे आर्टिकल ही नहीं खत्म होने, तो इतने जेवर होंगे जो हम लॉकर में रखे जाके। जब होना ही नहीं है तो उस लॉकर की चाबी का हमें क्या फायदा है? वो 5 साल बाद अगला वापस ले जाएगा आके। तो डेफर्ड टैक्स एसेट हम एसेट ही तब बनाते हैं जब हमें लगता है कि फायदा होगा। जब फायदा होता नजर नहीं आ रहा तो फिर हम उसको एसेट नहीं बनाते। अच्छा, चाबी वापस नहीं कर देंगे, उसको कहीं कोने में रख लेंगे, फेंकेंगे नहीं, रख लेंगे। तो इस पे जो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाना था हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको अनरिकॉग्नाइज्ड पड़ा रहने देंगे और वो नोट्स में डिस्क्लोज भी होता रहेगा, रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ये लिखा हुआ है आखिरी पैराग्राफ में कि हम ये काम सिर्फ टू द एक्सटेंट करेंगे कि हमें प्रोबेबल है कि कल को ये फायदा उठा भी पाएंगे। एक बार हमने उसको साइड पे रख लिया, लेकिन उसको हर साल रिव्यू किया करेंगे। यानी हम हर साल ये देखा करेंगे क्या क्या अब हालात बेहतर हुए, फिर अगला साल आ जाएगा अच्छा अब हालात बेहतर हुए, तो वो जो जिसका हम फायदा नहीं उठा पा रहे थे और उसका डीटीएन नहीं बनाया था, सारी जिंदगी नहीं बनाएंगे, नहीं बना लेंगे, नहीं, हर साल के एंड पे रिव्यू किया करेंगे क्या अब हालात बेहतर हुए, नहीं, स्टिल अनरिकॉग्नाइज्ड। फिर अगले साल अब हालात बेहतर हुए, नहीं, स्टिल अनरिकॉग्नाइज्ड। तो हम इसको हर साल रिव्यू जरूर किया करेंगे और अगर किसी साल लगे कि हां अब बना सकते हैं तो बना लेंगे। और ये बात कैप 7 लेवल से ऊंची है, ये अब सी फैप में आके आप सवालों में भी नजर आएगी।
पेज नंबर 12 पे आ जाए, पेज नंबर 12। ये एक फॉर्मेट है। अच्छा वैसे ना मैंने नोट्स में नहीं लिखा क्योंकि IAS 12 में नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप इसको लिख लें, अगर कल नहीं लिखा था। हो सकता है किसी सवाल में मजबूरन P&L मेथड लगाना पड़ जाए, हो सकता है ऐसा। तो P&L मेथड क्या था डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने का? कल मैंने बोर्ड पे 2 सवाल किए थे। अकाउंटिंग और टैक्स की फिगर बनाए, कॉलम बनाया था, एक्सपेंसेस इनकम्स लिखे थे, और डिफरेंस लेते हुए क्या ध्यान रखा था कि जब एक्सपेंस का डिफरेंस ले रहे थे तो टैक्स फिगर माइनस अकाउंटिंग फिगर, और जब इनकम पे डिफरेंस ले रहे थे तो अकाउंटिंग फिगर माइनस टैक्स फिगर। ये आपको जरूरत पड़ सकती है, बेहतर है कि लिख लें अगर ये कल नहीं लिखा था तो। P&L मेथड दोबारा बता देता हूं। P&L मेथड डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका, और उस तरीके से जो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट होगा या इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट होगा। सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स जिनमें टाइमिंग डिफरेंसेस हैं उनको लिस्ट डाउन करें, उनकी अकाउंटिंग और टैक्स फिगर फॉर द ईयर लिखें, एक्सपेंसेस पे टैक्स फिगर माइनस अकाउंटिंग फिगर, और इनकम्स के लिए अकाउंटिंग फिगर माइनस टैक्स फिगर। इससे डिफरेंस निकलेगा। अगर टैक्स का रेट सब पे अलग अलग है तो हर एक पे अलग अलग रेट लगाते जाएंगे, लेकिन अगर सब पे एक ही रेट है तो उनको नेट करके एक ही बार रेट लगा लेंगे। अच्छा अब इधर आए पेज 12 पे। ये मैंने जो IAS 12 वाला मेथड है उसके लिए एक वर्किंग फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये सवालों में काम आएगा आपको। चूंकि इसमें इस्तेमाल होने लगे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज, तो इसमें हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को लिस्ट डाउन करते हैं। पेज 12 वो पेज 12 पे इसमें हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को लिस्ट डाउन करते हैं, उनकी कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेस लिखते हैं। कैरिंग अमाउंट कैसे निकालनी है ये रेलेवेंट IAS ने बताना है, और IAS 12 का सवाल जब टेस्ट होगा तो उसमें ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको छोटे छोटे ये IAS टेस्ट हो, जैसे खास तौर पे मैंने कल जिक्र भी किया था कन्वर्टेबल का मैंने एंड पे जिक्र किया था, तो वो IAS 32 टेस्ट होगा, उसमें आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर की कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी, वो यहां लिखनी होगी। इसी तरह से हो सकता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में फाइनेंशियल एसेट्स टेस्ट हो, आपको पहले अमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बना के उनकी कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़े, वो यहां पर टेस्ट होगी। तो एसेट्स और लायबिलिटीज लिस्ट डाउन करेंगे, उनकी कैरिंग अमाउंट्स लिखेंगे और टैक्स बेसिस लिखेंगे जो कल सिखाई थी, फिर इनका डिफरेंस लेंगे। अब जो डिफरेंस लेना है, इस फॉर्मेट के नीचे मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं, उनमें पहले 2 बुलेट पॉइंट देखें। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है वरना डेफर्ड टैक्स की अमाउंट गलत हो जानी है। जब आप एसेट्स पे डिफरेंस ले रहे होंगे तो कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस करना, ये इस टेबल के नीचे लिखा हुआ, और जब लायबिलिटीज पे डिफरेंस ले रहे होंगे तो टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट करना। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एसेट्स में कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो टैक्सेबल डिफरेंस होता है, और लायबिलिटीज के केस में टैक्स बेस ज्यादा हो तो टैक्सेबल डिफरेंस होता है। तो मैंने उन दोनों को सेम पैटर्न पे रख लिया। इससे होगा क्या, एंड रिजल्ट अगर पॉजिटिव निकला तो उस पे हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनानी होगी। ये नोट में भी काम आएगी बात, ये वर्किंग आपको चाहिए क्योंकि नोट बनाना है, हमने डेफर्ड टैक्स का नोट बनाना होता है, उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, और इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सी फिगर पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। टैक्स एक्सपेंस की फिगरें बदल जाएंगी अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल नहीं रखा तो जब एसेट्स के ऊपर डिफरेंस ले रहे होंगे तो कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस, और जब लायबिलिटीज पे डिफरेंस ले रहे होंगे तो टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट। अमाउंट का तीसरा कॉलम डिफरेंसेस आ जाएंगे, हो सकता है कोई पॉजिटिव आए, हो सकता है कोई नेगेटिव आए। अभी मैंने फॉर्मेट में यह रखा हुआ है कि टैक्स रेट्स अलग अलग हैं, जो कि बिल्कुल हो सकता है, तो हर एक पे जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो लगा दिया, वरना हो सकता है एक ही हो तो सबका टोटल करके भी रेट लगा सकते हैं। बेहतर है कि आप अलग अलग लगाएं, क्योंकि इसका जब डेफर्ड टैक्स का नोट टेस्ट होगा तो ये जो इस टेबल में आखिरी कॉलम बनाया हुआ है ना, ये उस नोट में चाहिए होता है।
तो इसलिए आदत यही रख लें कि हर डिफरेंस पे रेट अलग अलग लगना है, क्योंकि डेफर्ड टैक्सेशन का जो मैंने नोट सिखाना है आपको, उसमें आखिरी वाला कॉलम इस्तेमाल होता है। तो वो आप आखिरी कॉलम बना ही तब सकेंगे जब आपने हर डिफरेंस के ऊपर रेट लगाया होगा। ये मैं पेज 12 पे बने टेबल की बात कर रहा हूं। ये हो गए एसेट्स और लायबिलिटीज। इनमें किसी पे टैक्सेबल डिफरेंस होगा, किसी पे डिडक्टेबल डिफरेंस होगा। इनके अलावा दो और चीजें हैं जिन पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनना है। वो क्या है? तो वो इधर नीचे आखिर में आ रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो वो सीधा मैंने ये तीसरे कॉलम में लिख दिया, और जो टैक्स क्रेडिट है ये सीधा आखिरी कॉलम में लिख दिया। क्यों? क्योंकि लॉस पे भी रेट लगना है, तो उसको मैंने लॉस डिफरेंस वाले कॉलम में लिखा है और उस पर रेट लग के आखिरी कॉलम में जाना है, जबकि टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी टैक्स की अमाउंट है, तो वो सीधा आखिरी कॉलम में चला जाएगा। जब आप इस आखिरी कॉलम का बिल्कुल एंड ग्रैंड टोटल कर लेंगे तो या तो वो नेट पॉजिटिव आ रहा होगा या नेट नेगेटिव आ रहा होगा। अगर नेट पॉजिटिव आ रहा होगा तो वो एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, और अगर वो नेट नेगेटिव आ रहा होगा तो वो एक डेफर्ड टैक्स एसेट है। और अभी समझाने के लिए मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अलग अलग बताया। असल में अलग नहीं होते, असल में ये एक ही अकाउंट होता है। जिस तरह बैंक है ना, कि बैंक का अकाउंट एक ही है, अगर उसमें डेबिट बैलेंस आ गया तो हमारा बैंक बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस आ गया तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, लेकिन अकाउंट एक ही है। तो इसी तरह से डेफर्ड टैक्स का अकाउंट एक ही होता है। उस अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आ गया तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर क्रेडिट बैलेंस आ गया तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो एंड आंसर स्टेबल का निकलेगा वो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। और हमारी इस टेबल का मकसद डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने इन टिप्स में आखिरी बुलेट पॉइंट नहीं समझाया, अभी, क्योंकि एक्सेप्शन बतानी है। अभी जो भी होगी एक्सेप्शन, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटी हो, वो इस टेबल में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि वो एक्सेप्शन है, तो उनको नहीं लिखना। अब वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन पढ़ाता हूं तो बताता हूं। ये हो गया कैफ 7 लेवल का सादे सवाल की रिवीजन, और इसी के नीचे मैंने डेफर्ड टैक्स का एक टी अकाउंट बनाया था। इसी के नीचे देखें, एक डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बनाया हुआ है। आल्दो के इसमें बहुत सारा रश मचा हुआ है, लेकिन अभी जो फिगर बोलूं बस वही देखिएगा। साल के शुरू में बीडी होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, और साल के एंड पे सीडी आ जाएगा, या इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा। और बीडी सीडी का डिफरेंस टैक्स एक्सपेंस होगा। तो इस टी अकाउंट में बाकी चीजें भी हैं, लेकिन उनको भी रहने दें। सिर्फ 2 बीडी 2 सीडी, और इनको बैलेंस करके जो मैंने बोल्ड लाइन की हुई है टैक्स एक्सपेंस, ये फिगर निकलेगी। बाकी सारी लाइनें भी पढ़नी है कि बाकी सारी लाइनें क्या हैं। और चूंकि हमें डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए एक्सपेंस ये भी चाहिए, तो अगर आपको किसी साल का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालना है तो आपको डेफर्ड टैक्स की स्टेबुलर वर्किंग के 2 फॉर्मेट्स की जरूरत पड़ेगी। किस लिए? ये जो भी डेफर्ड टैक्स का पूरा टेबुलर फॉर्मेट देखा है ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, आपको ये भी हो सकता है निकालना पड़े, हो सकता है गिवन हो सकता है निकालना पड़े। तो आपको ये जो टेबुलर फॉर्मेट है ये 2 बनाने पड़ेंगे। ओपनिंग के लिए यानी पिछले साल वाली कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी और इस साल वाली भी करनी पड़ेगी, फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकलेगा। चलिए, अभी तक जितना सीखा उसकी कैफ 7 ही के आसान सवालों से प्रैक्टिस करते हैं। एक बार इस सारे प्रोसीजर से गुजर जाएं, फिर इसमें मैं CFAP वाली मुश्किल चीजें लाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन वही जो कल किए थे उन्हीं पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, और सामने सॉल्यूशन रख लें ताकि जल्दी जल्दी बात को समेट के अगले लेवल की बातों पे आए।
प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 सामने रख लें और उसका सॉल्यूशन सामने रख लें। कैप 7 के जो आसान सी चीजें हैं वो मैं आपको सॉल्यूशन सामने रख के बता देता हूं। $2008 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालते हैं, लेकिन 2008 का ओपनिंग ये दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6 में। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें 2008 का क्लोजिंग निकालना है, उसके बाद फिर एक्सपेंस निकल आएगा। क्लोजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? एसेट्स लायबिलिटीज का टेबल बना के उनकी कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखें पॉइंट नंबर 1 नहीं, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये कैप 7 का सवाल है ना, इसलिए उसमें ये प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी होता है, वरना अगर सीफैप की बात करें तो ये डीबीओ है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये वो चीज है, आपको यहां पर गिवन भी फिर ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के नाम से होगी, डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी के नाम से हो सकती है। वो तो कैप 7 है, उसलिए उसमें प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का वर्ड होता था, वरना अभी के एतबार से IAS 19 ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है जो दी हुई है। 2.4 दिया हुआ है आपको एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द ईयर। कंपनी मेड अ प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी मेड अ प्रोविजन, तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द ईयर है। 1.6 क्या है? पेमेंट है। और सीफैप में ना इसको कुछ ना कुछ नाम अकॉर्डिंगली दिए होंगे। ये कैप 7 का सवाल है ना, इसलिए इसमें प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और पेमेंट के नाम है। सीफैप में जब सवाल आएगा तो आपको वो बेनिफिट्स पेड या कंट्रीब्यूशन बताया होगा। ये मैंने कल बताया था कि टैक्स डिडक्शन हो सकता है बेनिफिट्स पेड की मिले, हो सकता है कंट्रीब्यूशन पेड की मिले, ये सवाल वाला बताएगा। बेनिफिट्स पेड मान लेते हैं, तो ये जो 2.4 है ये एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द ईयर है, एक्चुअल पेमेंट ये बेनिफिट्स पेड फॉर द ईयर है। और पॉइंट नंबर 6 में ये क्या आ रहा है? प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूं। पॉइंट 6 में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, तो हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना है? 0.7, बल्कि जिस तरह पढ़ाया उसी तरह बताता हूं। ओपनिंग ऑब्लिगेशन 0.7, एम्प्लॉय कॉस्ट इसमें ऐड कितनी? 2.4, बेनिफिट्स पेड इसमें से लेस 1.6 और क्लोजिंग बैलेंस 1.5। ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की कैरिंग अमाउंट निकल आई और इसकी टैक्स बेस क्या होती है? 0। तो देखें सॉल्यूशन के अंदर वर्किंग 1 देखें, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, कैरिंग अमाउंट 1.5, टैक्स बेस 0। ठीक है, ठीक है, या बोर्ड पे करूं? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये लीज एसेट की बात हो रही है। अब इसमें हमें यहां से लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट का डाटा मिल रहा है। राइट ऑफ यूज एसेट के बारे में क्लोजिंग बैलेंस क्लियरली बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 3, ये जो टेबल बना हुआ है ये राइट ऑफ यूज एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो देखिए सॉल्यूशन में राइट ऑफ यूज एसेट के सामने कैरिंग अमाउंट आ गई और राइट ऑफ यूज एसेट की टैक्स बेस भी 0 होती है, ये कल बताया था, तो टैक्स बेस के सामने 0 आ गया। फिर इसी तरह से लीज लायबिलिटी है। लीज लायबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है एज एट 31 दिसंबर 8 लीज लायबिलिटी स्टूड एट 1.82 मिलियन, तो ये लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट आ गई। पॉइंट नंबर 3, एज एट 31 दिसंबर 2008 लीज लायबिलिटी स्टूड एट ₹1.2 मिलियन, ये लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट आ गई। तो देखें सॉल्यूशन में लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट आ गई
और लीज लायबिलिटी की टैक्स बेस भी 0 होती है। पॉइंट नंबर 4, ओन्ड एसेट्स पीपीई, इनकी अकाउंटिंग वाले कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस क्या चीज है? कैरिंग अमाउंट, और टैक्स वाले कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस टैक्स बेस। तो ये दोनों फिगर्स देखें सॉल्यूशन में पीपीई के सामने आ गई। कहां देख रहे हो सॉल्यूशन? वो देख रहे स्क्रीनशॉट है और स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, ये पूरे प्लांट का तो नहीं पता जो इन प्रोग्रेस है, लेकिन कम से कम इस 2.3 का पता है, बाकी का हमें नहीं पता। तो हमने इस 2.3 को कैपिटलाइज किया हुआ है। अब ये जिस प्लांट पे है उस प्लांट का कुछ नहीं पता, लेकिन इसका पता है। तो अगर हम सिर्फ इस पोर्शन की बात कर लें तो कैरिंग अमाउंट 2.3 है, लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए ये कैपिटलाइज हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है इसके साथ? एक्सपेंस बना हुआ है, तो उसकी टैक्स बेस 0। तो देखें ये कैपिटल WIP के सामने कैरिंग अमाउंट 2.3 आ गई और टैक्स बेस 0 आ गई। इनमें से जो पहले 3 एसेट्स हैं उनमें कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस करनी है सॉल्यूशन में, और जो बाकी दोनों लायबिलिटीज हैं उनमें टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट करनी है। तो आउटर कॉलम में डिफरेंस, कोई पॉजिटिव आ गया कोई नेगेटिव आ गया। चूंकि टैक्स रेट सवाल में एक ही था तो इसलिए इनका नेट ही कर दिया। ठीक है, ये आगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि नेट पॉजिटिव आ रहा है। अगर सॉल्यूशन के बिल्कुल शुरू में देखें करंट टैक्स, करंट टैक्स का एंड कहां हो रहा है? करंट टैक्स कितना आ रहा है? और उससे ऊपर प्रॉफिट आया था तो करंट टैक्स आया है। अगर ऊपर कैरिड फॉरवर्ड लॉस आ जाता तो करंट टैक्स तो ना आता, लेकिन वो कैरिड फॉरवर्ड लॉस इधर नीचे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आ जाता, कैरी फॉरवर्ड हो जाता। लेकिन चूंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, वो करंट टैक्स में ही एडजस्ट हो गया, तो इसलिए वो वहीं पर ही खत्म हो गया, डेफर्ड टैक्स तक की नौबत नहीं आई। ये जो आंसर निकला 1.49, ये क्लोजिंग DTL है। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 0.55। अब इनका जो डिफरेंस है ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकलेगा, जो वर्किंग से ऊपर निकाला हुआ है। ठीक है, ये कैप 7 का बिल्कुल सादा सा सवाल, जिससे सिर्फ आपको ये प्रोसीजर रिवाइज कराया मैंने। ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है। प्रोसीजर दोहरा रहा हूं, साल के शुरू में भी अगर सवाल में नहीं दिया तो, और साल के एंड पे भी हमें कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, उन पे डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे। अगर कोई कैरिड फॉरवर्ड लॉस है तो वो भी डालना पड़ेगा, ताकि ओपनिंग और क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स की फिगर निकले, और उसके बाद उनका डिफरेंस लेके हमें डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर मिलेगा। ये है प्रोसीजर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। इससे रिलेटेड कोई परेशानी, कोई सवाल है तो पूछें। नहीं, चलें फिर एक काम ये करें कि सॉल्व कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सॉल्यूशन ही देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, ये भी कल करंट टैक्स के लिए किया था, और इसको मैंने डेफर्ड टैक्स P&L मेथड से भी सॉल्व किया था कि नहीं किया था? 1 को किया था, वो इग्नोर करके 2 को नहीं किया था? 2 को आप लोगों ने करना था। हाँ, 2 मैंने कहा था आप करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, ज़बानी देखना है ज़बानी देख लें, सॉल्व करना है सॉल्व कर लें, लेकिन कर दें,
कर लें, सोल्यूशन ही देख लें चाहे, लेकिन देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर, लोकेशन आप सेंड कर दें, मैं आपको पहुंचा देता हूँ सर।
हाँ जी, चलें अब इसमें एक्सेप्शंस पे आते हैं। कोई सवाल पूछना है? नहीं। नोट्स में आइए, पेज 10 पे। पेज 10। पेज 10 में तकरीबन एंड के करीब एक पैराग्राफ लिखा हुआ है गुडविल के नाम से। ये जो है ना, ये शेडेड पेज आपको नजर आ रहा है, पेज 10, पेज 11 और पेज 9। ये कुछ चीजें हैं जिन पे अलहदा से डिस्कशन की जरूरत थी। इन पे अलहदा से पैराग्राफ लिखे हुए हैं, हेडिंग्स लिखे।
इनमें से एक एक करके जो जरूरत पड़ेगी बताता जाता हूं। गुडविल पे आते हैं। जब इंडिविजुअल कंपनीज की बैलेंस शीट्स बनती हैं तो उस इंडिविजुअल कंपनीज की टैक्सेशन हो गई, करंट टैक्स निकल आया, उस कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेसिस निकाली, डेफर्ड टैक्स बन गया। ये जो अभी 2 सवाल किए, ये एक कंपनी का काम हो रहा है। ये तो हो गया एक कंपनी। लेकिन जब बनती है ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये डेफर्ड टैक्स दोबारा बनता है, क्योंकि अब उस डेफर्ड टैक्स को हम देखते हैं ग्रुप बैलेंस शीट के कॉन्टेक्स्ट में। एसेट्स की कैरिंग अमाउंट जो उस ग्रुप बैलेंस शीट में आ रही होंगी, लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट जो उस ग्रुप बैलेंस शीट में आ रही होंगी। अब जो नया डेफर्ड टैक्स बनेगा ये ग्रुप को सामने रखते हुए बनेगा, और वो डेफर्ड टैक्स ही बनेगा क्योंकि ग्रुप पूरे की रिटर्न थोड़ी फाइल हो जाएगी। तो हम ग्रुप बैलेंस शीट पे भी IAS 12 लगाते हैं, और कंसोलिडेशन करने के बाद, एसेट्स लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट निकालने के बाद उन पे फिर IAS 12 लगता है। ग्रुप बैलेंस शीट में एक एसेट आ रहा होगा गुडविल, कुछ मुल्कों में गुडविल को एज अ डिडक्शन अलाउ किया जाता होगा। हो सकता है टैक्स रूल में लिखा होगा जो गुडविल है वो 10 साल पे स्ट्रेट लाइन पे अलाउ हो जाएगी। तो उस सूरत में जो गुडविल एसेट है वो उसी तरह का एक सादा एसेट है जैसे बाकी PPE होते हैं। उसकी टैक्स बेस भी होगी और उस पर डेफर्ड टैक्स भी कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर जिस मुल्क में गुडविल पे कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती तो उसकी टैक्स बेस क्या होगी? 0। कैरिंग अमाउंट आ रही होगी जो ग्रुप बैलेंस शीट में आ रही है, टैक्स बेस इसकी 0 आ रही होगी। मिसाल के तौर पे इसकी 2 मिलियन कैरिंग अमाउंट आ रही है। अब टैक्स बेस हो गई इसकी 0। टैक्स बेस क्यों 0 है? क्योंकि जब इसकी डिडक्शन नहीं मिलनी तो टैक्स बेस 0 है। टैक्सेबल डिफरेंस, डिडक्टेबल डिफरेंस, टैक्सेबल डिफरेंस। ये गुडविल क्रिएट कब हुई थी? ये 2 मिलियन कैलकुलेट कब हुआ था? एक्विजिशन पे। तो ये सब्सिडरी का एक एसेट था। ये गुडविल हमारा एसेट है कि सब्सिडरी का है? सब्सिडरी का है। ये सब्सिडरी का है। अच्छा नाम किसका है? पेरेंट का है कि सब्सिडरी का है? सब्सिडरी का है। वो पेरेंट में एज एन एसेट अब शो हुआ है ये अच्छा नाम सब्सिडरी का? ये पेरेंट का नहीं है अच्छा नाम, ये सब्सिडरी का अच्छा नाम है। वो तो अलग है ना? क्या? अगर हम अलग-अलग देखें स्टेटमेंट सेपरेट, तो उसमें गुडविल तो आई नहीं रही होगी। नहीं आ रही होगी। हाँ। उस कॉन्टेक्स्ट में ये सब्सिडरी है, लेकिन जब खरीद ली सब्सिडरी अब तो पेरेंट ने खरीदा है जब, तो पेरेंट की बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ रही गुडविल? ग्रुप में आ रही है ना? ग्रुप में आ रही है ना। तो वो सब्सिडरी का एसेट है जो ग्रुप की ऐनक लगा के देखते हैं तो नजर आने लगता है। वो नहीं जैसे वो कीटाणु नजर आते हैं ना, जैसे कोई आगे शीशा आता है तो वो कीड़े नजर आने, छोटे छोटे कीड़े हिल रहे होते हैं, तो वो खास रोशनी से नजर आते हैं। वो रोशनी हटाते हैं तो कीड़े नहीं नजर आते। हाँ की है, इसीलिए तो उसको ग्रुप में रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन है वो सब्सिडरी का एसेट। अगर पेरेंट की अपनी गुडविल होती तो वो तो एसेट ही ना होती, है तो सब्सिडरी का। चूंकि जिन लोगों से ये शेयर्स खरीदे हैं उन लोगों को पैसे दिए गए इस बात के, इसलिए वो रिकॉग्नाइज हो पाया है, लेकिन है ये सब्सिडरी का एसेट, पेरेंट का नहीं है। गुडविल सब्सिडरी का एसेट है जो नजर ग्रुप बैलेंस शीट में आ रहा है। तो अगर ये गुडविल की जो कैलकुलेशन है ये एक्विजिशन डेट पे हुई है, और एक्विजिशन डेट पे इसको जब कैलकुलेट किया गया था कंसोलिडेशन पड़ी थी, हमने इसको कैलकुलेट किया होगा, इसमें से माइनस किए होंगे जो उस वक्त नेट एसेट्स थे। और कंसोलिडेशन में देखा था हमने कि सब्सिडरी के ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज जिनको सब्सिडरी की बैलेंस शीट में इज्जत नहीं मिली होती लेकिन उनकी फेयर वैल्यू होती है, तो हम उनको यहां रिकॉग्नाइज करते हैं।
और गुडविल की वर्किंग में यहां लिखते हैं सब्सिडरी के वो एसेट्स और लायबिलिटीज जिनकी फेयर वैल्यू है लेकिन वो एस की अपनी बैलेंस शीट में नहीं थे, उसको हम यहां लिखते हैं। गुडविल निकल आई 20। टैक्स वालों ने इस पर डिडक्शन अलाउ नहीं करनी तो इसकी टैक्स बेस 0, कैरिंग अमाउंट 20, टैक्स बेस 0, टैक्सेबल डिफरेंस बन गया। और अगर टैक्स रेट 30% है तो एक डीटीएल क्रिएट हो गया 6 रुपए का। ये एक्विजिशन के बाद अराइज होने वाली चीज है या एक्विजिशन की चीज है? एक्विजिशन की चीज है। और ये उस गुडविल पे अराइज हो रहा है जो सब्सिडरी का एसेट है। सब्सिडरी की बैलेंस शीट में आ रहा था नहीं, लेकिन है तो सब्सिडरी का ना। जब उसी पे अराइज हो रहा है और एक्विजिशन डेट की चीज है तो जो एक्विजिशन डेट के ऊपर एसेट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो रहा है वो गुडविल की कैलकुलेशन में आना चाहिए ना। जो एसेट और लायबिलिटी कंसोलिडेशन की वजह से एक्विजिशन डेट पे रिकॉग्नाइज हो रहा है वो यहां आएगा ना। तो 6 की डीटीएल बन गई, वो यहां आ जाएगी। अब क्या हुआ? माइनस हो गया ना, डीटीएल बन गई। डीटीएल बनी, लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हुई तो नेट एसेट्स कम हो गए, 54 हो गया। अब कैरिंग अमाउंट 26 हो गई, टैक्स बेस 0, तो डेफर्ड टैक्स कितना बनना चाहिए? 26 पे बनना चाहिए, लेकिन वो तो हो गया ना अभी। 26 नहीं हो गया? हो गया ना। 26 पे बनाते हैं, 26 पे बनाएंगे, लेट से 6.5 आ गया, 7 आ गया। लगे रहेंगे ना, इसलिए आईएएस ने मना कर दिया। आईएएस ने कहा कि गुडविल जब आप एक्विजिशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं और उसी वक्त एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इसकी टैक्स बेस 0 है या बाद में जाके 0 हुई है? उसी वक्त 0 है। तो गुडविल के ऊपर जब इनिशियली ही टैक्सेबल डिफरेंस आ गया तो उस पर अगर लायबिलिटी बनाने बैठेंगे तो हम तो फंस ही जाएंगे। तो इसको एक्सेप्शन कह के निकाल दिया, यानी इस पे डेफर्ड टैक्स नहीं बनाना। तो ये जो गुडविल इस पेज 10 पे मैंने कहा है, परमानेंट डिफरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं आईएएस 12 में। आप कंट्रोल F करके देख लें, आईएएस 12 पे कंट्रोल F लगाएं, परमानेंट का वर्ड ही नहीं है। ये पुराने दौर के वर्ड होते थे। आईएएस 12 की अप्रोच में परमानेंट का वर्ड ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि परमानेंट है, चलें साबित करते हैं। गुडविल कभी खत्म हो सकती है, कभी खत्म नहीं होगी, इंपेयर हो जाएगी ना। तो कल को जब खत्म हो जाएगी तो गुडविल की कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 0, टैक्स बेस कितना? 0, डिफरेंस कितना? हो गया ना खत्म, टेम्परेरी डिफरेंस। क्या? टैक्स वाले भी उसको कभी ना कभी एक्सपेंस मांग लेंगे या उस पर टैक्स लगा देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते दोनों बराबर हो। गुडविल बढ़ भी सकती है। बढ़ कैसे सकती है? गुडविल बढ़ती कब है? ओवरऑल आप किसी और कंपनी को भी एक्विजिशन की तो ये तो ओवरऑल तो बढ़ती जाएगी। और उस कंपनी की बढ़ेगी तो वो तो इंटरनली जनरेटेड होनी शुरू हो जाएगी ना। गुडविल बढ़ती नहीं है, उतनी रहती है या इंपेयर होकर खत्म हो जाती है? की वजह से तो ये टेम्परेरी। कल को इंपेयरमेंट होगी तो कैरिंग अमाउंट 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती? इंपेयरमेंट ना हो, अगर हुई तो, अगर हो तो हो जाएगी 0 या नहीं होगी? होगी, हो सकती है 0 की नहीं हो सकती। और कल को हालात दोबारा अच्छे हो जाए तो दोबारा खड़ी हो जाएगी गुडविल। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं होता गुडविल का। तो जब ये कल को 0 हो जाएगी तो टेम्परेरी डिफरेंस गया ना, तो इसे टेम्परेरी है। तो इसलिए इसको एक्सेप्शन कहा है और इस पे डेफर्ड टैक्स नहीं बनता। एक तो ये बात यहां जो पेज 10 बता रहा था, इस पे इस पैराग्राफ में लिखी हुई है,
और पेज 6 पे जब मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पढ़ानी शुरू की थी तो उसमें से एक्सेप्शन का पॉइंट ए बता दिया मैंने। पेज नंबर 6 पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल डिफरेंस पे बनेगी एक्सेप्ट अगर डिफरेंस अराइज हो रहा है इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल पे, तो ये एक्सेप्शन है, इस पे डेफर्ड टैक्स नहीं क्रिएट करना वरना फंस जाएंगे इधर। चलिए दोबारा तो क्यों लिखते हैं यहाँ पर? भाई अगर इस गुडविल के ऊपर लायबिलिटी बनानी है तो वो लायबिलिटी एक्विजिशन डेट से ही रिलेटेड है ना, तो उसको यहां लिखेंगे, जब यहां लिखेंगे तो आंसर चेंज होगा। एक्सेल पे काम किया है, पिछला बोलना है एक्सेल पे किया काम, हाँ sort of, उसमें ना कोई फार्मूला इधर ऐसा लगाना जिससे इसका लिंक हो और यहां पर फार्मूला ऐसा लगाना जिसपे इसका लिंक हो। वो अजीब ही जिसे ना एरो देके और रोक देगा, यहां पर है नीले एरो दे देगा, पहले एरर देगा कि देख लें सोच लें, फिर हम फिर भी एंटर मारेंगे तो नीले एरो दे देगा और 0 0 कर देगा। तो ये तो आपस में जुड़ गए ना, अब ये तो चेंज ही होते रहेंगे फिर, तो इसलिए इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं बनाना। ये हो गई गुडविल। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? दूसरी एक्सेप्शन ये है कि ऐसे एसेट्स, बल्कि पहले एसेट्स की बात करता हूं जिन पे टैक्स वालों ने कभी भी किसी भी नाम से किसी भी रास्ते से डिडक्शन अलाउ नहीं करनी। जैसे मैंने कल ही एग्जांपल 3 की थी, कल ही समझाते हुए मैंने एग्जांपल 3 की थी कि 45,000 की मशीन है और टैक्स वाले उसके कागजों से मुतमईन नहीं है, तो उसकी डिडक्शन अलाउ होगी? नहीं। तो ऐसा एसेट जिसकी पैदाइश पे ही टैक्स वालों ने डिसओन कर दिया, एक तो होता है ना कि हम एसेट मान रहे हैं और टैक्स वाले उसको उसी दिन एक्सपेंस मान रहे हैं, जैसे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हम एसेट मानते हैं, टैक्स वाले उसी दिन एक्सपेंस, यानी टैक्स वाले पैदाइश पे ही उसको एसेट की बजाय एक्सपेंस मान लेते हैं, या इसका उलट है, हम एक्सपेंस मान रहे हैं, टैक्स वाले एसेट मान रहे हैं, जैसे रिसर्च कॉस्ट की मिसाल दी थी। तो इनिशियली हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ आया। देखें, एक है कि शुरू में कॉस्ट 45 कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पहले ही दिन डिफरेंट आ गई, पहले दिन डिफरेंट आ गई नहीं, यहां 15,000 डेप्शन चार्ज होगी, यहां 21,000 डेप्शन चार्ज होगी, फिर जाके डिफरेंस क्रिएट होगा। शुरू में नहीं था, शुरू में ही डिफरेंस आएगा, या तो हमने एक्सपेंस माना होगा, टैक्स वालों ने एसेट मान लिया होगा, या हमने एसेट माना होगा, टैक्स वालों ने एक्सपेंस मान लिया होगा। यह भी जायज है। लेकिन अगर टैक्स वाले उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, वो कहते हैं नहीं इसके कागज ठीक नहीं है, हमने मानना ही नहीं है, तो उस पर टैक्स वालों ने कल को कभी भी किसी भी नाम से डिडक्शन नहीं देनी। जो कल मैंने एग्जांपल 3 कराई थी मशीन के नाम से, जिसमें कहा था कि इसके कागज टैक्स वालों को ठीक नहीं लगे, तो उस पर जब कल को कभी डिडक्शन मिलनी ही नहीं, उसका टैक्स इफेक्ट ही नहीं है, तो मिसमैच का मसला आएगा। तो वैसे देखा जाए कैरिंग अमाउंट पहले दिन 45,000, टैक्स वाले कागजों से मुतमईन नहीं है, टैक्स बेस पहले ही दिन 0, तो डिफरेंस आ गया ना। लेकिन इस पे डेफर्ड टैक्स नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि टैक्स इफेक्ट है ही नहीं इसका, तो डिफरेंस है लेकिन डेफर्ड टैक्स नहीं बनना। ये पार्ट बी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन का पॉइंट नंबर बी है। टैक्स बेस 0 तभी तो डिफरेंस आ रहा है। 0 कुछ भी नहीं, यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल है। नहीं 0 कुछ भी नहीं, 0 ही है। तो कुछ भी नहीं, 0 ही। ये जो लिखा हुआ है इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसकी भी बात करनी है अभी। अगर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली बात छोड़ दें तो ये वो एसेट और लायबिलिटी जिसपे पहले ही दिन इख्तलाफ आ गया, और ऐसा भी नहीं है कि टैक्स वालों ने एक्सपेंस माना हो, नहीं माना। और इसकी मिसाल है जो मैंने नीचे डब्बे में लिखी हुई है। कोई ऐसा एसेट जिसपे टैक्स वालों ने कभी भी किसी भी नाम से कोई डिडक्शन नहीं देनी, वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। ऐसा एसेट, जैसे मैंने मशीन की बात की, जिसपे टैक्स वालों ने कभी भी किसी भी नाम से डिडक्शन अलाउ नहीं करनी, वो एक्सेप्शन है। राइट ऑफ यूज एक्सेप्शन है नहीं, क्योंकि उस पर लीज रेंटल के थ्रू डिडक्शन आ जानी। अब आ जाइए वापस पेज नंबर 12 पे।
जहां मैंने ये डेफर्ड टैक्स के कैलकुलेशन का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसमें टिप तीसरी पढ़ लें, वो एसेट्स जो एक्सेप्शन है उनको ऊपर वर्किंग में लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि उन पर डेफर्ड टैक्स बनाना तो है नहीं। आप ऊपर लिख देंगे, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, टैक्स बेस 0 होगी, डिफरेंस आ जाएगा, जज्बात में आके डेफर्ड टैक्स बना जाएंगे। तो उन पर डेफर्ड टैक्स नहीं बनाना, इसलिए इस टेबल में ही नहीं लिखना। इस पे डेफर्ड टैक्स नहीं बनना होता है। कैश है फॉर एग्जांपल है नहीं, उस पर डेफर्ड टैक्स नहीं बनना क्योंकि डिफरेंस नहीं है। उसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर है, डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंट करेंगे। एक्सेप्शन वो है जिस पे डिफरेंस था, प्रोसीजर फॉलो करते तो डेफर्ड टैक्स बन जाना था, नहीं बनाना, वो एक्सेप्शन है। अगर कैश को प्रेजेंट करेंगे ना करें, टाइम जाया होगा। जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर है, पता है उस पर डिफरेंस आना ही नहीं है, तो लिख के टाइम जाया करेंगे। चलें अगली बातें जो हैं फिर वो नमाज के बाद करते हैं। सर वो पेज 6 पे तो गुडविल तो आ गया कि वो एक्सेप्शन है, वो शामिल नहीं है। हाँ। पेज 10 पे क्या लिखा है? दोनों सिनेरियो बयान करा गया है। हाँ। और डिडक्शन ये बात मैंने पहले की थी कि अगर डिडक्शन अलाउड है, देखो अगर डिडक्शन अलाउड है ना तो फिर पहले दिन फर्क नहीं आया होगा। अगर डिडक्शन अलाउड है तो फिर पहले दिन टैक्स बेस 2 मिलियन ही निकली होगी। फॉर टैक्स पर्पसेस भी ये 2 मिलियन ही होगा। तो पहले दिन डिफरेंस ही नहीं आया। एक्सेप्शन में लिखा हुआ है वो जो पहले दिन डिफरेंस आ जाए ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ गुडविल, उसको एक्सेप्शन कहा हुआ है। अलाउ नहीं। जब पहले ही दिन टैक्स वालों ने इसको अलाउ करना ही नहीं, तो पहले ही दिन टैक्स बेस कितनी है? 0। तो पहले ही दिन पैदाइश पे डिफरेंस आ गया ना, इसलिए एक्सेप्शन में लिखा हुआ है इनिशियल रिकग्निशन ऑफ गुडविल। पेज 10 पे क्या लिखा हुआ है? पेज 10 पे लिखा हुआ है कि अगर वो गुडविल उन मुल्कों में जहां अलाउ होती है, उन मुल्कों में फिर पहले दिन टैक्स बेस भी 2 मिलियन ही होगी। तो फिर पहले दिन डिफरेंस आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा ना, तो वो एक्सेप्शन से निकल गई बात। एक्सेप्शन में तो वो है जो पहले ही दिन डिफरेंस आ जाएगा। चलें बस बाकी नमाज के बाद करते हैं 92 में। शैतान मरदूद किस बात पे हुआ था? एक बात नहीं, अकड़ पे। शैतान अकड़ पे हुआ था, बात ना मानने पे नहीं हुआ था। बात तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं मानी थी, वो अकड़ने पे हुआ था। तो अल्लाह ताला ही वो वाहिद हस्ती है जिसको तकब्बुर सूट करता है, किबरियाई कह लें, उसके अलावा किसी मखलूक को सूट नहीं करता। और अल्लाह ताला इस बात को पर्सनल लेते हैं कि अगर कोई तकब्बुर कर रहा है तो। शैतान मरदूद हुआ था तकब्बुर की वजह से, बात ना मानने की वजह से नहीं हुआ था। अबू दाऊद में रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है किबरियाई मेरी चादर है और अजमत मेरी अजार है। जिस शख्स ने इन दोनों में से किसी एक को मुझसे छीना, मैं उसे आग में फेंक दूंगा। अल्लाह ताला को तकब्बुर नहीं बर्दाश्त।